हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम युग 24 पर। असुविधा के लिए खेद है, कल आपकी कक्षाएं 9 बजे संचालित होना था जो कि नहीं हो पाई। तकनीकी समस्या तो नहीं कहेंगे क्योंकि घर की समस्या थी, इस कारण से। तो आज हम आपकी कक्षा का संचालन कर रहे हैं बच्चों। हमारी जो बात आप सभी से हो रही थी वो एक इम्पोर्टेंट बात थी। कार्बोहाइड्रेट पर हमने बात कर लिया था, यूथ कंपटीशन का एक विश्लेषण हम लोग सटीक करने चल रहे हैं। और उसके बाद आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, उसका नाम है प्रोटीन। ओके। तो बच्चों आज के सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। शानदार शुरुआत। टॉपिक आप देख पा रहे हैं जहां से हमें आप सभी के साथ करना है डिस्कशन, और उसका नाम है मेरे बच्चों प्रोटीन। तो हम लोगों का जो डिस्कशन चलेगा मेरे भाई वो चलेगा प्रोटीन पर। आज इसका पहला लेक्चर है और आपकी क्लास नंबर 2 है यूथ कंपटीशन में न्यूट्रिशन साइंस की। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक आज के सेशन का एंजॉय करेंगे। हम लोगों की जो बात होगी अपने पहले क्वेश्चन पर बच्चों, वो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है और वो हमारा ये रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन का, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। नो, पहला नहीं है मेरे बच्चों। मेरे ख्याल से इसके नीचे भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, नहीं है, यहीं से हैं। 59 नंबर से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है कि सर जैविक मूल्य जो है, इसने पूछ रखा है कि जो जैविक मूल्य का हम उपयोग कर रहे हैं का प्रयोग किसकी गुणवत्ता के लिए किया जाता है। आंसर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का और विटामिन का। तो बच्चों मैंने आप सभी को ये बात बताई भी थी कि सर जैविक मूल्य का निर्धारण करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करके, ऐसा हमने बताया था। बोलो हाँ या ना। कि भोजन में अवशोषित प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल की गुणवत्ता की माप जो होती है वो जैविक मूल्य कहलाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि प्यारे बच्चों भोजन से अवशोषित प्रोटीन, भोजन से अवशोषित प्रोटीन, भोजन से अवशोषित प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब अवशोषण में बच्चों अमीनो एसिड का अवशोषण होता है। ठीक है, इसका अवशोषण होता है अमीनो एसिड का। तो भोजन में अवशोषित प्रोटीन कोष्ठक में अमीनो एसिड की मात्रा जैविक मूल्य कहलाती है। जैविक मूल्य कहलाती है। तो जो जैविक मूल्य है बच्चों, वो इस बात को निर्धारित कर रहा है कि हमारे भोजन में हमने कितनी प्रोटीन की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया है। ऑप्शन बी परम सत्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रोटीन से क्वेश्चन भी बनेंगे, आगे भी हम नए क्वेश्चंस को कराएंगे भी, ये ध्यान रखना। तो ये रहा बच्चों क्या, जैविक मूल्य। तो जैविक मूल्य किस चीज का निर्धारण कर रहा है सर, प्रोटीन का निर्धारण कर रहा है, ये ध्यान रखना। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में है। इसका मतलब है कि उचित अनुपात वाला, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चों। देखिए, उचित अनुपात में प्रोटीन की उपस्थिति, उचित अनुपात में प्रोटीन की उपस्थिति अधिक जैविक मूल्य या उच्च जैविक मूल्य वाली प्रोटीन कही जाती है।
अधिक जैविक मूल्य वाली प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हमारे भोजन में प्रोटीन का अनुपात उचित मात्रा में है तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे सर? उच्च जैविक मूल्य वाली प्रोटीन। क्लियर है? आप सभी को पता होगा, जैसे बच्चों दूध आप देखे होंगे एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। दो प्रोटीन देखने को मिलती है दूध में, आप सभी को पता होगा। दूध में मेरे बच्चों 80% प्रोटीन आपको देखने को मिलती है केसीन के रूप में। ठीक है, केसीन के रूप में 80% प्रोटीन आप सभी को देखने को मिलती है, और 20% में अल्फा लैक्टोएल्बुमिन और बीटा लैक्टोग्लोब्यूलिन देखने को मिलती है। तो जो 20% आप सभी को देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है अल्फा, क्या देखने को मिलेगी सर? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन देखने को मिलेगी। और प्यारे बच्चों आपको बीटा बीटा ग्लोब्यूलेमिन देखने को मिलती है। कितने में देखने को मिलती है सर? 20% में। तो 20% में ये देखने को मिलती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन देखने को मिलती है, बीटा ग्लोब्यूलिन देखने को मिलती है, और अल्फा लैक्टोवेल एल्बुमिन जो देखने को मिलती है वो आपको 20% में देखने को मिलती है। 80% में प्यारे बच्चों आपको मिलती है केसीन। यदि हमें प्रश्न ये मिल जाए कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ, तो केसीन, क्योंकि आप सभी को पता है कि केसीन की प्रेजेंट के कारण, केसीन की उपस्थिति के कारण, केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। कारण दूध का रंग कैसे होता है बच्चा? सफेद होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैरोटीन की प्रेजेंट के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन अगर दूध में प्रेजेंट है मेरे बच्चों, तो कैरोटीन है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि पीला रंग को प्रदान करता है। और आप सबको एक बात पता होगा, सब लोग कमेंट करके ऑफलाइन कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, ये आंसर करना है। ठीक है, ये सबके लिए क्वेश्चन है। बहुत शानदार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आज बच्चों कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, बस पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आ जाइए। अगर इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो आप बना सकते हैं, हम हट चुके हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया। तो जैविक मूल्य का निर्धारण जो हो रहा है बच्चों, वो किसके माध्यम से हो रहा है? प्रोटीन के माध्यम से हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 60 एक्चुअली में हमने कंप्लीटली इसको टाइप कराया है, इसलिए जो है 60 और 59 चल रहा है। देखो बच्चों, इसने कहा कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति का प्रतिशत बताओ। पूरी धरती कांप जाएगी अगर ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन को निर्माणक तत्व की संज्ञा दी गई है। निर्माणक तत्व, क्योंकि शरीर में तंतुओं का निर्माण करता है, निर्माणक तत्व की संज्ञा दी गई है, ये ध्यान रखना है, संज्ञा दी गई है। तो प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, सॉरी नाइट्रोजन की प्रेजेंट के कारण, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। पूरी धरती जानती है, एकदम से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। ठीक है, 61 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। ये 61 है। इसने कहा कि माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? आप सबको पता होगा कि माँ का दूध, माँ का दूध विटामिन ए से परिपूर्ण होता है। बोलो हाँ, विटामिन ए। आप सभी को पता है कि माँ का दूध जो 2 से 3 दिनों का दूध होता है, 2-3 दिनों का, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, 2-3 दिनों का गाढ़ा पीला दूध, गाढ़ा पीला दूध, इसको सर हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और इस कोलेस्ट्रम में परिपूर्ण होती है विटामिन ए। और आप सबको पता है ये विटामिन ए हमारे यहाँ और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, यानी डब्ल्यूबीसी के निर्माण में क्या होती है सर? सहायक होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होती है। ओके, उसके बाद मेरे बच्चों अगर हम आप सभी के साथ बात करेंगे कि सर डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो ठीक है, उसके साथ ही साथ ये वैक्सीनेशन में भी सहायक होती है, टीकाकरण में सहायक होती है। टीकाकरण में क्या होती है? सहायक विटामिन होती है, ये बात ध्यान रखना। यकृत में संचय भी सबसे ज्यादा होता है। यकृत में विटामिन ए
विटामिन ए का संचय सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना। संचय सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक होता है, ये हर बच्चा ध्यान रखेगा कि विटामिन ए का संचय लीवर में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। साथ ही साथ विटामिन ए जो है बच्चों, वो एक काम करती है, उसका नाम है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करना मेरे भाई, मजबूत करने का काम करती है, ये ध्यान रखना, मजबूत करती है। तो यानी बच्चों में ये इसीलिए विटामिन ए की प्रेजेंट बहुत जरूरी है। दूध में, माँ के दूध में पाई जाती है। इसने कहा अब क्या मिलती है, लैक्टो एल्बुमिन मिलती है, लैक्टोग्लोब्युलिन मिलती है, कैसीन मिलती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं मिलती है। आपको अभी हमने बताया था कि जो दूध होती है, दूध की प्रोटीन दो हैं। एक तो केसीन है सर 80% में, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोब्युलिन जो है बच्चों, वो आपको 20% में देखने को मिलती है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप सभी से ये बात किया था। लेकिन इसने पूछा है कि माँ के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कौन सी मिल रही है। तो माँ के दूध में प्यारे बच्चों इनमें से कोई प्रोटीन देखने को नहीं मिलती है। माँ के दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, यह मानव के शरीर से निकलने वाला शुरुआती दूध है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो माँ के दूध में विटामिन ए के साथ साथ गामा ग्लोब्यूलिन्स देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या देखने को मिलेगी सर माँ के दूध में, गामा ग्लोब्यूलिन्स देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो गामा ग्लोब्यूलिन्स देखने को मिलती है माँ के दूध में विटामिन ए के साथ, इनमें से कोई नहीं है। ये सामान्य दूध में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये दोनों कितने प्रतिशत, 20% में ये दोनों होंगी, 80% में ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि माँ के दूध की बात कर रखा है तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इस तरह से मेरे बच्चों आप सभी को यहाँ से इसका आंसर लगाना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी फॉर देवसेना। क्लियर, आगे चलो, स्क्रीनशॉट बना सकते हो आप। आगे ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन 62 कह रहा है साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं। देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि सर ये सेल हो गई, आप सबको पता है। सेल के भीतर न्यूक्लियस हो गया, ये भी पता है सर। इनके भीतर आप देखोगे ये आपका द्रव मटेरियल है। इनके भीतर का ये जो द्रव मटेरियल है, जो द्रव पदार्थ है, इस द्रव पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, इनके भीतर का द्रव पदार्थ जो है भैया वो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कहा आरएनए, डीएनए, आप सभी को पता है कि डीएनए और आरएनए केंद्रक के अंदर देखने को मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। अमीनो एसिड, तो प्रोटीन की प्रेजेंट के रूप में हम क्या रख लेंगे बच्चों, अमीनो एसिड रखेंगे, ये ध्यान रखना। यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को हम लोग अमीनो एसिड कहते भी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं, ऐसा आप सभी को पता है, हमने आपको बताया भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया भी है। और ये हमेशा कहते भी हैं कि सर देखिए ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक कोशिका का बड़ा आदमी होता है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, ये ध्यान रखना। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा भाग होता है, ये हर बच्चा ध्यान रखेगा। और इसके अंदर होता है सर डीएनए और आरएनए, ऐसा आप सभी को पता होगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आप सभी को पता होगा कि सर ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। और आप सब कमेंट करके हमें बताइएगा, सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्ल की खोज किसने किया था। ये आपके लिए प्रश्न है, केंद्रक अम्ल की खोज। अभी नहीं बताना है इसको, ठीक है, अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं बताना है इसको, आपको बताना है ऑफलाइन कमेंट के दौरान, ठीक है। तो ऑफलाइन में ये बताइएगा कमेंट करके कि केंद्रक अम्ल की खोज किसने किया था, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए केंद्रक के भीतर होते हैं। और ये देखिए केंद्रक के अंदर का मटेरियल छोड़ दीजिए, इसके बाहर जितना पदार्थ होगा वो क्या होगा, द्रव पदार्थ। यही हमारा साइटोप्लाज्म है, यही हमारा कोशिका द्रव्य है। और इसके अंदर देखने को मिलती है कौन, अमीनो एसिड। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। दबा के एक बार लाइक शेयर ठोक दो अपने अगल वाली और बगल वाली सबको। आगे ध्यान दीजिए, 63 नंबर पर हमारी बात अब आप सभी से होनी है। 63 कह रहा हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। देखो प्रोटीन के जब हम लोग प्रकार पढ़े थे तो आपने पढ़ा होगा ना, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, ना गुण के आधार पर, रचना के आधार पर, अलग अलग आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। इसने कहा कि सर वनस्पतिक प्रोटीन है, जी नहीं। साधारण प्रोटीन है, जी नहीं।
संयुक्त है, हाँ जी बिल्कुल संयुक्त है। कंजक्टेड प्रोटीन है नहीं, व्युत्पन्न प्रोटीन की बात कर रखा है कि जो किसी मूल प्रोटीन से उत्पन्न हुई हो। लेकिन आप सबने देखा था कि सर हीमोग्लोबिन में हीम था प्लस में ग्लोबिन था, तो दो लोग मिल रहे हैं, तो ग्लोबिन रिप्रेजेंट करती है प्रोटीन को, बोलो हाँ, और हीम रिप्रेजेंट करता है मिनरल है, आयन आयरन है। तो आयरन और प्रोटीन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं बच्चों, तो आपके यहाँ देखने को मिलती है क्या, संयुक्त प्रोटीन के रूप में आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप सभी को पता है बच्चों की स्तनधारियों में, हमारे आप में, मानव में, स्तनधारियों में, क्योंकि मानव भी स्तनधारी है, तो स्तनधारियों में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के रूप में है, श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है। ये ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले कि मनुष्य का श्वसन वर्णक कौन सा है, तो तुम्हें आंसर करना है कि सर वो है हमारी हीमोग्लोबिन। आपको ये भी हमने बताया था कि एक हीमोग्लोबिन शरीर में 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करती है। तो ये ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन, तो कुल कितनी ऑक्सीजन हो गई सर? सर 4 ऑक्सीजन हो गई है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है? तो सर 4 का परिवहन कर रहा है। ये बात पूर्णतः ध्यान रखना है, हर बच्चे को ध्यान रखना है। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है, ये ध्यान रखना, संख्या अधिक होती है, ये ध्यान रखना, अधिक होती है। इसका मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता ज्यादा होगी, इसीलिए इनके चेहरों पर आपको ग्लो देखने को मिल जाता है। क्लियर है? आपका ऑप्शन सी फॉर चंद्रकली। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में थोड़ा मैं डिस्कशन के साथ चल रहा हूँ, बहुत प्यार से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते चलिएगा। हो सकता है कि ये आपके लिए लाभकारी हो, थोड़ी बड़ी लाभकारी ना हो, बहुत लाभकारी हो, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब पूछा इसने कि सर दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी एल्बुमिन पाया जाता है, आयनों में संतुलन लाता है, हमने पहले से ही बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन, है ना। केसीन आपको देखने को मिलती है, हाँ जी दूध में। मायोसिन आपको मसल्स में देखने को मिलती है, मांसपेशियों की प्रोटीन है मायोसिन, है ना। ब्लूटिन नहीं, ग्लूटिन हो सकता है, ठीक है, तो ग्लूटिन प्रोटीन होती है ये भी पता है, लेकिन ग्लूटिन यहाँ नहीं देखने को मिल रही। तो आप केसीन रखिएगा। दूध की सफेदी का कारण भी कौन है? केसीन नाम की प्रोटीन है, दूध में केसीन पाया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए जी, वेरी गुड, आगे देखते हैं। बहुत शानदार छोटा क्वेश्चन था, इसलिए बहुत समय इस पर ना गंवा करके हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा वनस्पतिक प्रोटीनेज है, मतलब वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन की चर्चा इसने कर रखा है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए। तो पेप्सिन दे रखा है बच्चों, ट्रिप्सिन दे रखा है, यूएस दे रखा है, पेपेन दे रखा है। बहुत सरलता से आप सभी को पता होगा कि वनस्पति प्रोटीन के रूप में पेपेन देखने को मिलती है, जो पपीते में पाई जाती है, और यह एक तरह की प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम भी है, ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ मिलती है सर? पपीता में देखने को मिलती है। वन टाइप ऑफ अ प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम, क्या है सर ये? तो ये एक तरह का सर प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम भी है, ये बात ध्यान रखना। ओके, आपका आंसर होगा डी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। देखिए पेप्सिन एंजाइम है, आप सभी को पता है, कहाँ देखने को मिलती है सर? स्टमक में देखने को मिलती है, आमाशय में देखने को मिलती है। ट्रिप्सिन प्यारे बच्चों एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में देखने को मिलती है, जो कहाँ से निकलती है? पैनक्रियाटिक जूस से निकलती है, ये बात ध्यान रखना, चूंकि ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यूरिएज एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में विघटन होता है, यह बात ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। यह क्या है? एक प्रकार का एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम है जो जो यूरिया का विघटन करता है, यूरिया का अमोनिया में विघटन करता है। ये हर बच्चा ध्यान रखेगा, जो यूरिया का अमोनिया में क्या करता है? विघटन करता है, ये ध्यान रखें, विघटन करता है। तो यूरिया का अमोनिया में जो विघटन करता है मेरे बच्चों, वो कौन है? वो आंसर कर दीजिएगा, यूएज है। ठीक है, इसको हम प्यार से बोलेंगे यूरिएज। क्या बोलेंगे? यूरिएज। यहाँ पूरा नाम इसका लिख देना बच्चों, यूरिएज। ठीक है, ये आपका यूरिएज है, ये हर बच्चा ध्यानपूर्वक समझ जाएगा। ठीक है, तो ये यूरिएज के नाम से जानी जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, कुछ पूछिएगा नहीं, क्योंकि आज हम आपके साथ
जुड़े हुए हैं तो पढ़ाएंगे ही, किसी का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। फिर जब हम लाइव होंगे कल तो फिर आप जरूर पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर आज बोल कह नहीं रहा, कुछ पढ़ा ही रहा है। बच्चों इसके पीछे भी राज है, वो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आज नहीं। आज थोड़ा मेरा मौन व्रत है ना। चलिए, बोला कि सर निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। तो भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन के अंतर्गत कौन सी आती है, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने पूछा दूध की है, अंडे की है, मटन की है, दाल की है। बच्चों अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, कारण कि इसके पास लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन को उत्तम कोटि के प्रोटीन को भी माना जाता है। तो आप यहाँ अंडे को ले सकते हैं, कुछ लोग दूध को भी मान रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ अंडे लीजिए, बहुत पर्याप्त है, ठीक है। हालांकि ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है वनस्पति जगत से मिल रही है, आप सभी को पता है ना। और दाल के साथ हमने कहा था कि ये दाल है ना, तो दालों के साथ अगर हम अनाज का मिश्रण करते हैं तो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है, जो पोषक तत्वों की गुणवत्ता है, वो बढ़ जाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा बी फॉर बाहुबली। ओके, चलो आगे बढ़ चलो मेरे बच्चों। अगला सस्ता सा क्वेश्चन फिर एग्जाम का है, ये आपके पूछा सर सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि सर सोयाबीन जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी, गरीबों का मांस बोलते हैं, गरीबों का मांस बोला जाता है, आप सभी को पता है ना। इसका मतलब है कि प्रोटीन की दृष्टि से बहुत अमीर है। कह रहा 10 से 15%, 20 से 35, 25%, 30 से 35, 40 से 45। अब चूंकि इन प्रतिशत मात्रा में आप जो सबसे ज्यादा होगी उसे जरूर देख लीजिएगा। इसकी प्रतिशत मात्रा हो गई कितना, 40 से लेकर के 45%। वसा भी इसमें पर्याप्त रूप से मिलती है, 22% तक वसा मिलती है। कहीं कहीं किताबों में आपको ये मात्रा 30% भी देखने को मिल जाएगी, तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी 21% मिलता है, कार्बोज भी, ये बात ध्यान रखना। तो कार्बोज की भी मात्रा 21%, और नमी के रूप में 10-12% नमी होती है पानी, ठीक है। नमी का मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता भी इसमें देखने को मिलती है 12% के आसपास। तो आप इस दृष्टि से ध्यान रखना कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों हम रिकॉल करा रहे हैं आपको, और आज अगर असुविधा हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बस आप मन से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जो कम ज़्यादा गलतियां होंगी आपकी वो हम सब देख लेंगे, हमारी जो होगी वो भी हम देख लेंगे। खैर अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, बोला सर जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें भाई, अधिक प्रोटीन होती है, जी हाँ। अधिक अमीनो अम्ल होते हैं, जी हाँ। उत्तम संतुलित प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उत्तम संतुलित अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। इसने कहा कि अधिक प्रोटीन होती है, कहा जंतु प्रोटीन की तुलना में वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं। इसका मतलब है कि वनस्पतियों की तुलना में जंतुओं से प्राप्त जो प्रोटीन है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या अधिक प्रोटीन होती है, जी नहीं। अधिक अमीनो एसिड होते हैं, जी नहीं। उत्तम संतुलित प्रोटीन है, जी नहीं। उत्तम संतुलित अमीनो एसिड की प्रेजेंट होती है। इस दृष्टि से ये प्यारे बच्चों ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये शरीर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। आप सभी को पता है कि 10 हमें आवश्यक अम्लों की जरूरत होती है, ये चीज ध्यान रखना, और 10 अनावश्यक, यानी 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। तो डी सही होगा इसका जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला के में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बोला यह तकनीकी एक ऋण आवेश अनुपयुक्त हो करती है, जिसमें प्रोटीन धन आवेश की ओर चले जाते हैं। ऐसे कथन में क्या आप कहना चाह रहे हैं? हमने कहा जी, ऐसे कथन के बारे में हम जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि ये कथन होगा कैसा, इम्पॉसिबल होगा, असत्य होगा। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में जो आकार के आधार पर अणुओं को अलग करते हैं, यह तकनीकी एक आवेश अनुपयुक्त करती है, जिसमें प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। यह कथन असत्य है, इसी ध्यान रखना कि कथन कैसा है मेरे बच्चों, असत्य है। बी फॉर बाहुबली परम सत्य होगा। DSSB में पूछा था, इतना टाइट क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। हमने पढ़ाते टाइम इन चीजों को बताया भी है। अब बताओ प्यारे बच्चों की कौन सी ऐसी है जो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड के रूप में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताइए, खटाखट बताइए। चलिए 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 खटाखट, चलिए भाई। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में कौन सी है? ठीक है, देखिए जब इनका प्यारे बच्चों जल अपघटन होने लगता है तो प्रोटीन क्या करती हैं, टूट जाती हैं, टूट करके अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ उसमें से ऐसी हैं जो अमीनो एसिड से फिर से प्रोटीन का रूप ले लेती हैं, लेकिन उनमें प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड में अर्जिनिन का स्थान आता है, ये ध्यान रखना। ल्यूसीन, एलामिन और वेलिन अर्ध आवश्यक की श्रेणी में नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे चले तो आपका ऑप्शन होगा अर्जिनिन, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलो मेरे बच्चों, थोड़ा तेज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूं आज। उसने कहा सर यूरिल अम्ल एक है। यूरिल अम्ल क्या है बच्चा? यूरिल अम्ल एक तरह का क्या है? तो आपने देखा ऑप्शन में वसा अम्ल है, यूरिन है, लिपिड है, लाइपोसोम है। लाइपोसोम, लाइसोसोम होना चाहिए वैसे। तो प्यारे बच्चों देखो यूरिल एसिड जो होती है वह एक तरह की प्यूरिन होती है। प्यूरिन क्या है सर? हम लोगों ने पढ़ा था प्यूरिन के बारे में जब जब हम लोगों ने डीएनए की संरचना को पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि प्यूरिन और पिरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजन युक्त क्षार थे। बोलो हाँ। तो उसमें से प्यूरिन जो था वो थी एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या थी? प्यूरिन थी। क्या थी सर? एडेनिन और ग्वानिन जो थी वो क्या थी? प्यूरिन थी। ये ध्यान रखना कि यूरिल जो होगी वह एक तरह की प्यूरिन होगी। ऑप्शन बी परम सत्य होगा। कौन सत्य होगा बच्चा? परम सत्य होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी कैल्सीटोनिन डॉट 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 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। अब चूंकि कैल्सीटोनिन क्या है, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि सर कैल्सीटोनिन क्या है। तो कैल्सीटोनिन आपने पढ़ा था, हमारे यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन था, देखे थे। थायराइड ग्लैंड तो तितली ग्रंथि के नाम से जानी जाती थी, बाइलोब्ड थी ना। तो आपने ये पढ़ा था कि यहाँ के दो हिस्सों से हार्मोन निकलते हैं। एक जगह से तो थायरॉक्सिन निकलती है, हार्मोन था ना, ठीक है। एक जगह से तो थायरॉक्सिन निकलती है और दूसरी जगह से प्यारे बच्चों जो निकलती है वो कैल्सीटोनिन निकलती है। कौन निकलती है? कैल्सीटोनिन निकलती है। तो दूसरी जगह मेरे बच्चों निकलती है कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन है और थायरॉक्सिन है, दो लोग हैं, देख पा रहे होंगे। 98% था थायरॉक्सिन और 2% में था मेरे बच्चों आपका कैल्सीटोनिन था। आपने ये पढ़ा था। ये क्या करता था? ये रक्त की अतिरिक्त रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डियों में स्थानांतरित करता था। हड्डियों में स्थानांतरित करता था, ये ध्यान रखना, स्थानांतरित करता है। और यह एक तरह का प्यारे बच्चों 8 संख्या वाला, 8 है कहीं ऑप्शन में, तो कैल्सीटोनिन 8 अमीनो वाले संख्या का एक पेप्टाइड समूह है। पेप्टाइड क्या है सर? आपने देखा था कि अमीनो एसिड होता है ना भैया, तो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के मध्य में एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इधर भी आपका अमीनो एसिड ही है, तो दो अमीनो एसिड के मध्य में जो बॉन्डिंग होगी वो पेप्टाइड की होगी, ठीक है। तो मेरी बात आपको खूब ध्यान से समझ में आ गई कि सर दो अमीनो एसिड के मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और इसने पूछा कि जो कैल्सीटोनिन है वो कितने से है, तो हमने कहा जी 8 से है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक पेप्टाइड बॉन्डिंग करता है, ये ध्यान रखना। ओके, चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ चलो यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित होता है। डोपामाइन प्रोडक्ट है बच्चों, आप सभी को पता होगा। और इसने कहा कि मेथियोनिन, हिस्टीन या टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन। तो सर डोपामाइन हमने कभी आपको पढ़ाया रहा होगा हाइपोथैलेमस के बारे में।
वहीं हमने इसकी चर्चा किया भी रहा होगा कि सुपर मास्टर ग्लैंड है और ये प्यारे बच्चों मेथियोनिन से क्या होती है, संश्लेषित होती है। ये बात ध्यान रखना है, मेथियोनिन से, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से हम बात को समझते हैं। प्यारे बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। देखिए गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन की जो मात्रा होगी प्यारे बच्चों, वो आपको पता होगा कि इसकी मात्रा अप्रोक्स हो जाती है 700 ग्राम। क्यों? गर्भावस्था, अब इनके कहने का मतलब क्या है कि गर्भ अवस्था के दौरान यानी जब से शुरू हुआ है और प्रसव तक की अवधि, यानी हम यूं कह दें कि फर्टिलाइजेशन से जेस्टेशन तक के बीच, जेस्टेशन के मध्य में तेरा कितनी प्रोटीन का संचय होता है यानी संश्लेषण होता है, तो 700 ग्राम में। चूंकि आप सभी को पता होगा कि सर गर्भकालीन अवस्था में अवस्था में प्रोटीन की जो मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा जो है बच्चों वो बढ़ जाती है। क्या होती है सर? बढ़ जाती है। तो गर्भकालीन अवस्था में प्रोटीन की मात्रा बढ़नी चाहिए, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। मात्रा इन द सेंस ये कि आवश्यकता बढ़ जाती है। बोले क्यों सर? हमने कहा जी क्योंकि तंतुओं का निर्माण हो रहा है। आपके साथ किसी बच्चे में भी तंतु का निर्माण हो रहा है, क्योंकि माँ के साथ बच्चे को भी पोषण लेना है। इस दौरान प्यारे बच्चों प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भिणी के शरीर में ऊतकों की टूट-फूट और मरम्मत के साथ साथ नए तंतुओं के निर्माण की नितांत जरूरत भी होती है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए शरीर में अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की मात्रा चाहिए। एंड देन गर्भकालीन अवस्थाओं के दौरान 700 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि गुरुजी प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। प्रोलाइन की बात कर रखा है, तो एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि ये कथन कैसा है। भाई प्रोलाइन तो अनावश्यक है ही मेरे भाई, सही कथन है, बात खत्म। तो प्रोलाइन है, ये परम सत्य है। चलो आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे यहाँ से 75 था, यहाँ से इस आगे बच्चों देख रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के, चलिए बहुत शानदार। तो बच्चों यहाँ ध्यान पूर्वक इस बात को समझना है कि यहाँ से नंबरिंग बदल गई है, यहाँ से नंबरिंग बदल गई है, ठीक है, नंबरिंग बदल गई है। इसका मतलब था कि हमने जहाँ से क्वेश्चन कराए थे वो 1 से शुरू हुआ था। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के, माफी चाहते हैं सुविधा के लिए, खेद है। तो बच्चों इसने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के, तो बच्चों इसने कहा कि सर न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के अंतःरूपी बाह्यरूपी बहुलक होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। अच्छा ये छोटी चीज समझिएगा मेरे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होंगे। अब बोलो सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? आप सभी ने पढ़ा था कि सर जैसे डीएनए आपने देखा था कि डीएनए का निर्माण किससे हुआ था? का निर्माण जो हुआ था मेरे बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड से हुआ था। किससे हुआ था? न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड्स से हुआ था, आपने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स आपने देखा था किससे मिल करके बना था, शुगर से मिल करके बना था, देखो शुगर से मिल करके बना था। और किससे मिल करके बना था सर, फास्फोरिक एसिड से मिल करके बना था। और किससे मिल करके बना था गुरुदेव, तो शुगर था, फास्फोरिक एसिड था, जी सर। और आपने देखा था नाइट्रोजीनियस वेस था, नाइट्रोजीनियस वेस था, नाइट्रोजन युक्त क्षार था। कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए। अब ये बताओ, जब किसी एक चीज के निर्माण में हमेशा ये ध्यान रखना कि जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स किसी छोटे छोटे अणुओं के मिलने से बना होता हो, तो ऐसे बने हुए प्रोडक्ट को देखो, ये इनके अंदर का जो प्रोडक्ट है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हो, इनको मेरे भाई हम मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। और सर ये जो बना है इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है सर, बहुलक होता है। तो किससे बन करके बना है सर, बहुलक से मिल करके बना है। ऑप्शन सी जो होगा वो परम सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर चंद्रकली इज द राइट आंसर। ओके, कोई परेशानी, दिक्कत, मुसीबत कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा। आगे ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बनाना होगा तो बना लीजिएगा मेरे बच्चों। अरे 21 के बाद अब वही सीक्वेंस फिर चल रहा है बच्चों। बच्चों इसने कहा अभिकथन दे रखा है, कथन भी दे रखा है और कथन के साथ साथ निष्कर्ष भी दे रखा है, ठीक है। इसने कहा कि सर एक क्वासियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन आ जाती है, ये कथन दे रखा है। अब क्वासियोरकर की जो समस्या है वो किसके कारण है, ऐसा सबको पता है। किसके कारण है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर क्वासियोरकर रोग जो होता है लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और बेसिकली जो है इसका कारण प्रोटीन है। और इसका एक बड़ा कारण है सर बैक टू बैक बर्थ। प्रोटीन की कमी तो है ये है, लेकिन सर ये है बैक टू बैक बर्थ। बैक टू बैक बर्थ की भी बात हो रही है, एक जन्म के बाद दूसरे बच्चे का जल्दी जन्म हो जाना भी क्वासियोरकर का एक कारण होता है। सिस्ले विलियम ने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था, सिस्ले विलियम ने, ठीक है। तो सिस्ले विलियम नाम के वैज्ञानिक ने 1935 में, कहीं कहीं 1933 भी देखने को मिलेगा, आपको बताया था सिस्ले विलियम ने, ठीक है, कि सर ये प्रोटीन की कमी से होता है। एक समस्या तो हमारे यहाँ पीईएम की भी होती है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की, इससे तो मैरेस्मस देखने को मिलता है। और मैरेस्मस कब आपको देखने को मिलता है, जब बच्चों हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाए, तो उस समय ध्यान रखना मैरेस्मस की समस्या देखने को मिलती है। तो कथन और कारण पर हम चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। इसने कहा कि सर एक क्वासियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन आती है, जिन्हें क्वासियोरकर से ग्रसित बच्चे में हो सकता है कि पेट वगैरह में सूजन आ जाती है, गैस भर जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका कथन जो है ये अभिकथन, ये तो गलत हो गया। पूछा सर वृक्क जो होती है सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता रहता है। ये बात तो परम सत्य है कि सर सोडियम को वो बाहर नहीं निकाल पाती है पर्याप्त मात्रा में। सोडियम का उत्सर्जन इसीलिए देखेंगे आप पसीने के साथ होता है। गर्मियों के मौसम में देखे होंगे हीट क्रैम्पस की जो समस्या आप सभी को देखने को मिलती है, ये चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से बच्चों सूजन हो जा रही है, यह बात ध्यान रखना है। ओके, तो हम पहुंचते हैं प्यारे बच्चों अपने कथन और निष्कर्ष की ओर। हम ये देख पा रहे हैं कि अभिकथन में कथन हमारा सत्य है, परंतु कारण जो है वो सत्य है, ये ध्यान रखना। आपका ऑप्शन ए परम सत्य हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलिए मेरे बच्चों, अगले में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। अल्पता का मतलब होता है सर कमी से, तो कमी के साथ जो रोग देखने को मिल रहा है उनमें मिलान करना है, जरा ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले मेरे बच्चों पेलेग्रा, उसके बाद बेरीबेरी, फिर आपका कोइलोनिया, जीरोप्थैलेमिया। प्यारे बच्चों एक एक रोगों पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम मिल जो जो आपको सबसे पहले आ जाए मेरे बच्चे उसी पर आ जाओ, ठीक है। जैसे आप बेरी बेरी देखो, थाइमीन की कमी से 5 नंबर, मान लो ये सबसे सरल है, ठीक है। उसके बाद समझो कि जो आपका मेरे प्यारे बच्चों जीरोप्थैलेमिया है उस पर आ जाओ, और फिर साथ ही साथ मेरे बच्चों जीरोप्थैलेमिया पर आ जाओ। तो जीरोप्थैलेमिया जो हमें देखने को मिल रही है डी, वो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा बच्चों की ये आंख से संबंधित है 4, ठीक है। तो अब हम एक एक को मिलान कर लेते हैं। जैसे अगर हम पहुंच रहे हैं, जैसे ये हो गया ए
बी, सी और डी। हमारे पास मिला कौन सा, एक बी में 5 मिल रहा है, ठीक है सर। और हमें डी में देखने को मिल रहा है 4। तो 5 और 4 पहले देख लो। सी में देखो यहाँ कितना है, 4 है। सी नहीं, डी में यहाँ पर 1 है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डी में यहाँ 3 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। डी में प्यारे बच्चों यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। नीचे के दोनों में मिलान कर लो। अब ये तुम मिलान कर लो कि बी वाले में 5 है, बी वाले में वहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, सी। इसका मतलब पहले वाले में दूसरा, पेलेग्रा नियासिन, ठीक है। वेरी वेरी प्यारे बच्चों, थाइमीन ये है, ठीक है। कोयलोनिक क्रिया, लोहा, ये ठीक है। उसके बाद जेरोप्थेल्मिया आपका देखेंगे रेटिना संबंधित, ये मिली हुई है, ये ध्यान रखना। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे बच्चे, सी विल बी करेक्ट। मिलान करना था, ये आप सरल क्वेश्चन था। ओके, देखो जीरोप का मतलब होता है सूखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, आगे चलो मेरे प्यारे। उसके बाद इधर आ जाओ। इसने कहा सर जेलेडॉले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम बताओ। जेलेडॉले मेथड का उपयोग करता है, हमने आप सभी को पढ़ाया रहा होगा, बताया भी रहा होगा, माइक्रो जेलेडॉल विधि बताया था आपको हमने। प्रोटीन से परीक्षण संबंधी जो टेस्ट थे उन सभी के बारे में हमने आप सभी को बताया था। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। इसने कहा सर नमूने को सुखाना सबसे पहले करेंगे, ठीक है, लिया। आशवन करना, फिर H2SO4 के साथ पाचन कराना, फिर टाइटेंशन करना। तो कुल मिलाकर के इसने कुल कितने मामले दे रखे हैं, 4। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चे नमूने को सुखाना है, ये सही है। और कहीं पर भी आप देखो पहले में ए एक ही में है, बिना सोचे ए में चले जाओ, ये बात परम सत्य है, बिना सोचे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। आगे जब हम बढ़ेंगे 80 नंबर पर, तो प्यारे यहाँ देखिए कह रहा है कि लैक्टीन्स, देख रहे हैं, लैक्टीन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। क्या सही है, क्या यह संगत कथन है, क्या यह गलत कथन है, या फिर प्यारे बच्चों संबंधित नहीं है। जिसने पूछा है कि सर जो ये लैक्टीन्स हैं, लैक्टीन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करके रखने वाली प्रोटीन है। तो आंसर करना है हाँ जी है, परम सत्य है। क्योंकि लैक्टीन्स मुख्यतः अरंडी के बीज में देखने को मिलती है और यह एक विषाक्त होती है, टॉक्सिन होती है। ये ध्यान रखना, लैक्टीन्स क्या होती है सर, ये टॉक्सिन्स होती हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है कि हानिकारक होती हैं, ये ध्यान रखें। और अगर ये हानिकारक है और ये मिलती कहाँ है, अरंडी के बीज में देखने को मिलती है, अरंडी के बीज में देखने को मिलती है। और ये कथन परम सत्य है, ऑप्शन ए परम सत्य होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ चले, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि अभाव, ठीक है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण किसके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। और हमने आपको पढ़ाते समय भी ये बात आप सभी को बताई थी कि ये कथन किसका है। तो इसने कहा बच्चे में वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि का अभाव होने का मतलब है कि लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो जाती। बोले सर चिड़चिड़ापन, ठीक है, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ठीक है, ये सभी किसके हैं, पीईएम की कमी है, फ्लोरोसिस की कमी है, या क्वाशियोरकर की है, या सूखे रोग की है। तो प्रश्न आपका बहुत शानदार है। वृद्धि का अभाव हो जाए बच्चों, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आप सभी ने देखा होगा सर, क्वाशियोरकर की समस्या होती है, जो बेसिकली 1 से 3 वर्ष तक के प्यारे बच्चों में देखने को मिलती है। किसमें से किसमें, 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों में ये समस्या देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखना से, इसलिए विलियम ने ऐसा बताया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आओ, सरल सा क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन था बच्चों कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित की जाती है। सबसे सरल क्वेश्चन है, अब बताओ किस रूप में प्रोटीन का अवशोषण होता है, ये आप सभी को आंसर करना है। जल्दी से इस चीज का आंसर करिए बच्चों कि प्रोटीन का जो अवशोषण है वो किस रूप में हो रहा है, डाइपेप्टाइड के रूप में, ट्राइपेप्टाइड के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, पॉलीपेप्टाइड के रूप में, किस रूप में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्योंकि भैया जो प्रोटीन की सबसे सरल इकाई है, आपको पता होगा कि सर प्रोटीन फाइनली
डाइजेस्ट होते होते कहाँ पहुंचती है? अमीनो एसिड के रूप में। किस रूप में? अमीनो एसिड के रूप में पहुंचती है। और अगर ये अमीनो एसिड के रूप में पहुंच रही है तो आप सभी जवाब दे दीजिएगा कि सर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा? सी विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो पाचन होगा सर वो किस रूप में होगा? अमीनो एसिड के रूप में। तो प्रोटीन का पाचन तो हो ही रहा है, लेकिन प्रोटीन का जो अवशोषण देखने को मिलता है अपनी सरल इकाइयों में ही देखने को मिलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर कार्बोज का जो अवशोषण हो रहा था वो किस रूप में हो रहा था? ग्लूकोज के रूप में हो रहा था। कार्बोज का अवशोषण किस रूप में था? ग्लूकोज के रूप में था। ठीक है, वसा का अवशोषण किस रूप में हो था? तो आपने देखा था कि सर जब वसा हमारी फाइनली डाइजेस्ट हो जाती थी लाइपेज के माध्यम से, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाती थी। और ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्जन, और फिर ये होगा यहाँ से इनका अवशोषण। अवशोषित वसा आप सभी को पता था कि सर अवशोषित वसा को काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। तो काइलो अवशोषित वसा को काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। तो अवशोषित वसा क्या कहलाती है? काइलोमाइक्रॉन्स। आपके लिए एक प्रश्न है, जरा सब लोग इसका जवाब ऑफलाइन कमेंट में देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन करना है सब लोगों को, ये ध्यान रखना कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि सर मीसेल्स क्या होता है? मीसेल्स क्या है? 3-4 प्रश्न हमने दे दिए हैं। ठीक है, अब वसा से ही जुड़ा मामला है मीसेल्स। ठीक है, या आंसर करना है कि सर मीसेल्स क्या होता है, ये सबको आंसर करना है। ठीक है, मीसेल्स के बारे में हर बच्चा ध्यान रखेगा। आगे बढ़ चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सर सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से हमें आंसर करिए, जल्दी से हमें आंसर करके बताइए प्यारे बच्चों कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध को उत्पन्न करने वाला प्रोडक्ट है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अक्ल होगी, थोड़ा सा भी जवाब होगा, तो आप कंटेंट को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप उसका जवाब दे देंगे कि सर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा और कैसे होगा। जल्दी से खटाखट से आंसर करिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ रुके हुए आगे बढ़ चलिए। और चूंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? प्रोटीन नाम है, तो उसी के हिसाब से हमें काम करना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। चलो आगे, एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 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 चलो। तो प्यारे बच्चों हाँ बिल्कुल, तो यार ध्यान रखना कि सड़ी हुई मछली और अमोनिया जैसी गंध जो उत्पन्न हो रही है वो हो रही है किसके कारण? प्रोटीन में। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सर मूत्र में गंध का कारण क्या है? गंध का कारण जो है, हर बच्चा ध्यान रखेगा कि मूत्र में गंध का जो कारण है वो क्या है? वो है सर अमोनिया। अब सोचो कि अमोनिया आती कहाँ से है? अमोनिया कहाँ से आएगी? प्रोटीन के टूटने से ही तो बनती है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा था कि यकृत का यकृत में यूरिया का विघटन हो रहा है। यूरिया का क्या होता है? विघटन होता है, सॉरी, अमीनो एसिड का विघटन होता है तो यूरिया का निर्माण होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखा था कैल्सीटोनिन वाला, कितने उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन जो होता है बच्चों वो 32 अमीनो अम्लों वाला होता है, पेप्टाइड बॉन्ड 32। उसमें गलती है आपकी यूथ में, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 32 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्डिंग रखता है। 32 का है, 8 का नहीं है। उसमें आपके यूथ ने 8 का माना है, 8 रॉन्ग है, ये ध्यान रखना। 32 जो होगा वो सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोटीन से ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ही जब शरीर में जाती हैं तो ये विघटित होती हैं। विघटित होने का मतलब टूटती हैं, टूट करके शरीर के लिए क्या देती हैं? कुछ मात्रा में ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा का यूज ये बेसिकली हम लोग इनका करते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से काम चलाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे शरीर के तंतुओं का निर्माण करती हैं। एंड देन आपका ऑप्शन होगा ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। बाकी ये कैल्सीटोनिन वाला सेट कर लीजिएगा, 32 करिएगा, 8 नहीं करिएगा। ठीक है, आगे देखिए,
अगले क्वेश्चन में देखो, इसने कहा कि सर मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो प्रमुख कार्य है। तो बोले सर कब्ज को रोकती है ना, फाइबर इस काम करता है शरीर में, फाइबर इस कार्य को करता है। हड्डियों को और दांतों को मजबूती देता है, ये कैल्शियम का काम है सर। सर दृष्टि को सुरक्षा देती है, बेसिकली विटामिन ए का कार्य है, ए का। और ऊतकों की मरम्मत करती है, जी हाँ, नाइट्रोजन प्रेजेंट के कारण नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण आप सभी को यह बात पता होगा कि आप यहाँ ऊतकों की मरम्मत का कार्य कर रही है कौन, प्रोटीन। निर्माणक तत्व इसीलिए तो कहा गया है ना, क्योंकि इसको हम निर्माणक तत्व की संज्ञा दिए हुए हैं। ठीक है, हो जाएगा, हर प्यारा बच्चा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। तो आपका ऑप्शन कौन सा लगा रहे भाई, डी, डी फॉर देवसेना। चलिए आगे चले आइए बच्चों। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रेसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाइए मेरे बच्चों। हमने आप सभी को जब पढ़ाया होगा, आंख पढ़ाया था, आंख में हमने आप सभी को रेटिना के बारे में बताया था। किस बारे में बताया था, रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना के बारे में। ठीक है, ये जो रेटिना है, हमारे यहाँ रेटिना में दो तरह की सेल होती है, एक दंडाकार सेल थी और एक सर शंक्वाकार सेल थी। एक दंडाकार सेल थी, एक शंक्वाकार सेल थी। तो शंक्वाकार सेल जो थी मेरे बच्चों, ये रंगों के लिए जिम्मेदार थी, रंगों के लिए क्या थी, जिम्मेदार थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रंगों के लिए जिम्मेदार थी। अरे बच्चों, आज हम आपकी क्लास जो पढ़ा रहे हैं, बता दे जानकारी के लिए कि अपने निर्धारित समय से पहले पढ़ा रहा हूँ, और हालांकि आज ही पढ़ा रहा हूँ, ये भी सही है, हाँ। लेकिन रात में 9 बजे कुछ व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रही है क्लास, और कुछ अव्यवस्थाएं भी चल रही हैं जिसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी क्लास कल से तो लाइव लूंगा ही, हमने कहा आपका नुकसान ना हो, क्योंकि कल भी आप इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए हम आज आपकी क्लास को पहले ही रिकॉर्डेड कर दे रहा हूँ, और आपके ये प्रीमियर पे लग जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, अपना काम चला लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये ध्यान रखना, ये शंक्वाकार है और ये दंडाकार सेल है। दंडाकार कोशिकाएं क्या करती थी, ये सर ये प्रकाश तीव्रता के लिए जिम्मेदार थी, लाइट इंटेंसिटी, तो प्रकाश तीव्रता के लिए जिम्मेदार थी। तो सर जो ये प्रकाश तीव्रता के लिए जिम्मेदार जिम्मेदारी उठा रही थी, इसमें रडॉक्सिन काम करती थी। कौन काम करती थी सर, रडॉक्सिन। देखो रिसेप्टर्स का काम कौन कर रही है, रडॉप्सिन, ये ध्यान रखना। आइडोप्सिन होती तो इसके लिए कार्य करती, ठीक है, आइडोप्सिन होती तो इसके लिए कार्य करती, रडोप्सिन इसके लिए कार्य करती है, ये ध्यान रखना, कैथेप्सिन नहीं। सर देखिए, कॉर्निया नेत्रदान में सहायक होती है, नेत्रदान में सहायक अंग है, ये ध्यान रखना। तो नेत्रदान में सहायक अंग का नाम बताओ, तो आंसर करना सर कॉर्निया। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, रडॉक्सिन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, रामचंद्र चंद्र। चलिए ये देखिए, एक सरल सा क्वेश्चन है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, अर्जिनिन है, ये ध्यान रखना है। आपका यूथ यहाँ पर गलती किया है, तो यूथ में आपका ये ऑप्शन जो इसने मान रखा है बच्चों, वो मान रखा है बी, इसने मान रखा है एलानिन को, लेकिन आप मानिएगा अर्जिनिन को। ठीक है, तो यूथ ने इसको मान रखा है, यूथ ने। ठीक है, हम मान रहे हैं इसको। आपका ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ेंगे, इसने कहा कि सर आवश्यक अमीनो एसिड में एक है, तो कौन सा है आवश्यक अमीनो एसिड, आइसोल्यूसिन। पूरी धरती कांप जाएगी अगर यहाँ गलती कर दिए तो आइसोल्यूसिन जो होगा वो इसका परम सत्य जवाब होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइसोल्यूसिन देखो, ग्लाइसिन, एलानिन और प्रोलाइन आवश्यक के अंतर्गत नहीं है, इसने पूछा कि आवश्यक है, तो आइसोल्यूसिन ये परम सत्य होगा। सरल क्वेश्चन है, ये बात ध्यान दे। आगे बढ़ चलो, अगले में देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि सर निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। अगला क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एलानिन है, एस्पराजीन है, ग्लाइसिन है या लाइसिन है। तो आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि लाइसिन ऑप्शन में से देखने को मिलेगी, डी फॉर देवसेना, क्योंकि इनकी संख्या 10 है। ठीक है,
आपने ये भी पढ़ा होगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि इनको हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ेगा, इनका निर्माण हमारी शरीर नहीं करेगी। तो आप आंसर क्या करेंगे? लाइसिन। लाइसिन यानी देवसेना। छोटा क्वेश्चन है, जब रट के बैठे होगे तुम लोग इसको, डिस्कशन यहाँ ज्यादा होगा नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कई बार आप सभी को बताया होगा कि ट्राइकोफैन जो होगा सर, वो नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कैसे प्यारे बच्चों? हमने आपको बताया कि ट्राइकोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। यह हमारे शरीर में भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती हैं। आप सबने ये बात भी ध्यान से पढ़ा होगा कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो अमीनो एसिड से होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों 90 नंबर पर। 90 नंबर पर जब हम पहुंचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली कौन सी विधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो आप सबने पढ़ा होगा जेलेडॉल विधि ना। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन भी किया था कि जेलेडॉल मेथड है, ये परम सत्य होगा। फेनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सैक्सलेट विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेलोडॉल विधि है। हमारे प्रोटीन में आपने देखा होगा कि भोजन में प्रोटीन का स्थान महत्व है ना। प्रोटीन शब्द प्रोटियोज से आई है, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका शाब्दिक अर्थ पर अगर जाओगे तो अर्थ ही कहता है कि प्रथम स्थान को ग्रहण करना। इसका मतलब है कि प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माणकारी तत्व के रूप में जानी जा रही है, तंतु निर्माता कही जा रही है। इस चीज का भी पूरा पूरा हमें ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो निर्माणकारी तत्व के रूप में हम इसे इसीलिए जान रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ चलिए, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं कुछ लोग। हाँ, तो इसमें प्यारे बच्चों हमने बताया नहीं आपको, जेलेडॉल मेथड जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिए, कह रहा निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन का कौन सी है। हमने आपको प्रोटीन के प्रकार पढ़ाए थे, पूर्ण अपूर्ण, है ना। तो अपूर्ण प्रोटीन के बारे में इसने पूछा है कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो अपूर्ण है। ठीक है, चलिए 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 आपके यहाँ ऑप्शन चावल की प्रोटीन है, जिलेटिन है, दाल की प्रोटीन है, या अंडे की प्रोटीन है। बहुत प्रेम से आंसर करना कि सर जो हमारे यहाँ जिलेटिन है वो किस प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत देखने को मिलती है जिलेटिन। क्लियर है? बढ़ चले मेरे बच्चों, बस अब आज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। फिर थोड़ा सा मन मस्तिष्क थोड़ा स्थिर भी नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में बच्चों। तो फिर कल हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कर लें। बोले डाट 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 की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पूछा गया प्रश्न है, मजबूत प्रश्न है। और इसी अभी भी ये प्रश्न आया था, जरूरी था, MP वर्ग फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन था। और आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों कि सर जब शरीर में क्रोमियम की कमी होती है, किसकी मेरे भाई? तो क्रोमियम की। तो क्रोमियम की जब कमी होती है तो वृद्धि में अवरोध हो जाता है और ग्लूकोज और वसा का चयापचय यानी इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो आप आंसर यहाँ कर दीजिएगा सर क्रोमियम। आपका ऑप्शन ए अनारकली इज द राइट आंसर। ए अनारकली सही जवाब में देखने को मिलती है। ये बात हर बच्चा ध्यान देगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों, हमने आज के सेशन में काफ़ी हद तक कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। सब लोग ये ध्यान रखना है कि कैल्सीटोनिन वाले में संशोधन कर लेना, कैल्सीटोनिन वाले में संशोधन कर लेना। ठीक है, कैल्सीटोनिन में क्या करना है मेरे बच्चों? संशोधन कर लेना है। ये हर बच्चा ध्यान रखेगा। कितना उसमें पूछ रखा है कि कितनों अमीनो एसिड का पेप्टाइड बांध है, उसने 8 दे रखा है, यूथ ने, गलत है। हमें सही जो करना है वो कितना करना है? 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके साथ हमारा एक सफ़र था आज की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, जहां हम आपके साथ अभी खड़े हुए हैं। अब मेरे भाई हम लोग इस पर कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, प्रीमियर लगवा देंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम फिर इसको लाइव करके आपको इन फ्यूचर जो है कल जब हम पढ़ाएंगे, कल भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो आपके यहाँ एप्लीकेशन पे कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए खेद है, चूँकि असुविधा के लिए खेद है। निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है।
ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ मम्मी की तबीयत वगैरह का इशू है, उसी में जो है बच्चों लगे हुए हैं, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो फिर हम आप लोगों के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो माफ़ी चाहते हैं, असुविधा के लिए खेद है। आप कोऑपरेट करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, हम संडे वनडे को भी क्लास ले करके आपका जो भी टाइम खराब हुआ है मेरी वजह से वो मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है। तो चूंकि पिछले कुछ दिनों से कुंभ ने परेशान कर दिया, फिर इधर उधर, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें बच्चों ज़िंदगी में बनती ही रहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, और फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। हमने जो आपसे 3 प्रश्न पूछ रखे हैं, आपने देखा होगा, अगर क्लास कंटिन्यू किए होंगे तो ज़रूर आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से जवाब दे दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, पूरी मजबूती के साथ पढ़ते रहिएगा। ईश्वर आप सभी के साथ है, हमारी शुभकामनाएं भी आप सभी के साथ है कि आप खूब अच्छी मेहनत कर लोगे, आप अपना नाम रोशन कर लोगे। जब आप अपना नाम रोशन कर लोगे तो नो डाउट इस दुनिया में तुम्हें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी ने को बहुत मजबूती से पढ़ना है और इस बार अपने चयन को सुनिश्चित करना है। आई होप कि आप हमारे साथ होंगे, हम भी आपके साथ हैं और ज़िंदगी के साथ हैं और ज़िंदगी के बाद भी हैं। आपकी कुछ भी तकनीकी असुविधाएं, हमारा संस्थान आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर है। आपकी स्क्रीन पर देखो स्क्रॉलिंग हो रही होगी, वहाँ पर हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर्स दिए गए हैं, हमारी टीम के हैं। तो आप अपनी किसी भी समस्या के लिए आप वहाँ बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आई होप कि कभी कदार ऐसा भी होता होगा जब आपका फ़ोन नहीं उठता होगा, तो आप झल्ला भी जाते होंगे। उन सभी अव्यवस्थाओं के लिए मेरी तरफ से माफ़ी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है हमारे बहुत अजीज और प्रिय विद्यार्थी होने के नाते इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और सारी चीज़ों को खूब मजबूती से हैंडल करेंगे, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब से इस बात और मुलाकात वो हम करेंगे कल से। तब तक के लिए नमस्कार, और कल आपकी क्लास 9 बजे रात में होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।